जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की बात होती है, एक नाम हर बार गूंजता है, मायावती। एक ऐसा नाम जिसने दलितों की चुप आवाज को माइक बना दिया, जिसने बहुजनों की सत्ता में हिस्सेदारी को सपना नहीं हकीकत बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि मायावती के कुछ ऐसे फैसले थे जिनसे यूपी की राजनीति पूरी तरह हिल गई थी। कुछ ऐसे निर्णायक मोड़ जहां उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज जब सियासी गलियारों में फिर से ये सवाल गूंज रहा है, क्या अब की बार बनेगी मायावती सरकार, तो इसकी जड़ें उन्हीं फैसलों में छिपी हैं जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए लिए। ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, ये एक बार फिर उनके द्वारा रखी गई बुनियाद की वापसी की दस्तक है। तो मायावती के फैसले जानने से पहले चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मायावती का पहला बड़ा फैसला जो आज भी राजनीतिक इतिहास में दर्ज है, वो था कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया सख्त रुख। उत्तर प्रदेश उस वक्त अपराध, गुंडागर्दी और जातीय हिंसा की आग में जल रहा था। लेकिन जैसे ही मायावती मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने सबसे पहले कानून के राज को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने किसी जाति, धर्म या पार्टी से जुड़ाव नहीं देखा। जिसने कानून तोड़ा उस पर डंडा चला। कई बाहुबली नेताओं को जेल में डाला गया। पुलिस को पूरी तरह से राजनीतिक दबाव से मुक्त कर ईमानदार अफसरों को जिलों में तैनात किया गया। मायावती जानती थी कि अगर जनता को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोई विकास भी स्थायी नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उनके कार्यकाल में अपराध ग्राफ में तेज गिरावट देखी गई और पहली बार आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। लोगों को लगने लगा कि कोई तो है जो वाकई में गुंडों के खिलाफ है, सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि फाइलों में और जेलों में भी। ये बदलाव सिर्फ अखबारों में नहीं बल्कि गांव गली की बात बन गया। यही वो वक्त था जब मायावती की छवि कड़क प्रशासक की बनने लगी। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये मायावती की सोच का संकेत था कि सत्ता में बैठकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी बल्कि सिस्टम को सुधारना है। उन्होंने ऐसे अफसरों को प्रमोट किया जो ईमानदार थे और जातिगत संतुलन का ख्याल रखते हुए भी मेरिट को प्राथमिकता दी। इससे न केवल पुलिसिंग सुधरी बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग को लगा कि उनके साथ न्याय हो रहा है। अब उन्हें सिस्टम से डरने की जरूरत। यह फैसला ही वो नींव था जिससे मायावती ने सत्ता में आने के बाद अपने लिए न केवल राजनीतिक साख बनाई बल्कि जनता के बीच भरोसे की दीवार भी खड़ी की। इसी फैसले का असर यह हुआ कि जिन इलाकों में पहले शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे, वहां अब रौनक लौट आई थी। व्यापारियों ने खुलकर काम शुरू किया, महिलाएं देर शाम बाजार जाने लगी और प्रशासन का डर गुंडों के मन में बैठ गया। मायावती ने यह दिखा दिया कि अगर नेतृत्व में दृढ़ता हो तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जटिल राज्य में भी बदलाव लाया जा सकता है। यह फैसला उस दौर में लिया गया जब राजनीति में अपराधियों को टिकट देना आम बात मानी जाती थी। लेकिन मायावती ने न केवल उन्हें टिकट से बाहर किया बल्कि कई को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उन्होंने किसी पार्टी का चेहरा नहीं देखा, सिर्फ कानून का चेहरा देखा। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां मायावती को नारी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ये पहला बड़ा फैसला था जिसने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये महिला न केवल चुनाव लड़ सकती है बल्कि राज भी चला सकती है, और वो भी बिना किसी साठगांठ के। ये बात सिर्फ नेताओं को नहीं, जनता को भी समझ आ गई थी। यही वजह थी कि जब अगले चुनाव की आहट हुई तो गांव-गांव में ये चर्चा थी, कम से कम मायावती ने गुंडों को तो नहीं छोड़ा। और यही लाइन उनके वोट बैंक को धीरे धीरे और पुख्ता करने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मायावती के फैसले रुके। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिनसे न केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ी बल्कि सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल गए। यही वो वक्त था जब विरोधी पार्टियों को पहली बार मायावती की रणनीति का असली असर दिखा कि ये महिला सिर्फ नारों से नहीं, फैसलों से सियासत करती है। और यही मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा आधार भी है, फैसले जो सत्ता में रहते हुए लिए गए और आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अब जरा सोचिए, अगर यही मायावती एक बार फिर सत्ता में आती हैं, तो क्या वो फिर से वही सख्त और निर्णायक फैसले लेंगी? क्या फिर से यूपी की राजनीति वैसे ही हिलेगी जैसे तब हिली थी? शायद यही वजह है कि आज अब की बार मायावती सरकार का नारा फिर से हवा में है। लेकिन क्या ये नारा वाकई हकीकत बन सकता है? ये जानने के लिए हमें उनके बाकी बड़े फैसलों को भी देखना होगा, वो फैसले जिनकी वजह से राजनीति हिली, विरोधी डरे और जनता में एक उम्मीद जगी। अगर मायावती का पहला बड़ा फैसला था कानून व्यवस्था को लेकर उनका सख्त रवैया, तो दूसरा फैसला जिसने सियासी इतिहास की किताबों में उनका नाम सोने की स्याही से लिख दिया, वो था उनका सोशल इंजीनियरिंग दांव। यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं थी, ये उस दौर की सबसे क्रांतिकारी राजनीतिक सोच थी जिसने राजनीति को जाति की जंजीरों से नहीं बल्कि एक नए समीकरण में ढाल दिया। मायावती जानती थी कि दलित वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल एक वर्ग की एकजुटता पर्याप्त नहीं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जिसे उस वक्त हर कोई असंभव मानता था, दलित और ब्राह्मण का गठजोड़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां जातीय ध्रुवीकरण अपने चरम पर था, वहां मायावती ने यह दिखाया कि यदि नेतृत्व में भरोसा हो तो विरोधी वर्ग भी साथ आ सकता है। उन्होंने भाईचारा कमेटी बनवाकर ब्राह्मण समाज को सीधे साधा और इस विचार को प्रचारित किया कि ब्राह्मण और दलित मिलकर ही उत्तर प्रदेश को स्थिरता और विकास दे सकते हैं। मंचों पर जब ब्राह्मण समाज के प्रमुख चेहरे जय भीम के नारे लगाते तो ये दृश्य सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि सामाजिक मेल की उम्मीद जगाता।
ये प्रयोग उस समय इतना अनोखा था कि विरोधी पहले तो हंसे, फिर हैरान हुए और अंततः परेशान। और चुनावी नतीजे आए तो सबकी बोल हो गई। मायावती की पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, वो भी बिना किसी गठबंधन के। ये एक महिला नेता की सोच का करिश्मा था, जिसने समाज के दो ध्रुवों को जोड़कर एक नई राजनीति की शुरुआत की। लेकिन मायावती वहीं नहीं रुकी। उनका तीसरा बड़ा फैसला, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, वो था उनकी मूर्ति, राजनीति और स्मारक निर्माण। अब बहुत लोग इस पर व्यंग्य करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। जब मायावती ने दलित प्रेरणा स्थलों, अंबेडकर पार्कों, कांशीराम स्मारकों और अपनी स्वयं की मूर्तियों का निर्माण शुरू किया, तो ये सिर्फ पत्थरों की राजनीति नहीं थी। ये उन लोगों को पहचान देने की कोशिश थी जिन्हें सदियों तक इतिहास में हाशिए पर रखा गया। उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया, दलितों के लिए भव्य प्रतीक खड़े किए, जिनके सामने कोई कह न सके कि ये समाज सिर्फ भीड़ है, इनका कोई इतिहास या अस्तित्व नहीं। इन स्मारकों की भव्यता को देखकर विरोधी कहने लगे कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो दलित बच्चा पहली बार अंबेडकर स्मारक के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसे जो आत्मगौरव महसूस हुआ, योजना या भाषण से नहीं दिया जा सकता था। मायावती ने समझा कि सिर्फ अधिकार मांगने से सम्मान नहीं मिलता, कभी कभी उसे दिखाना भी पड़ता है। और उन्होंने वही किया। दलित समाज को वो पहचान दी जिसे अब तक कोई नहीं छू पाया था। ये फैसला चाहे विवादों में रहा हो, लेकिन दलित राजनीति के इतिहास में ये एक सांस्कृतिक क्रांति थी जो आज भी लखनऊ और नोएडा की सड़कों पर अडिग खड़ी है। यही कारण है कि उनके इन फैसलों को सिर्फ निर्माण कार्य या गठजोड़ की चाल नहीं कहा जा सकता। ये सब एक बड़े मकसद का हिस्सा थे, समाज को सत्ता में भागीदार बनाना। और आज जब देश भर में फिर से समानता और प्रतिनिधित्व की चर्चा हो रही है, तब मायावती के ये फैसले फिर से प्रासंगिक हो उठे हैं। क्या यही वो आधार है जो उन्हें फिर से सत्ता में ला सकता है? क्या ब्राह्मण दलित समीकरण की वो आग फिर से जलेगी? क्या स्मारकों के जरिए जो आत्मविश्वास भरा गया वो अब वोट में तब्दील होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब उसी में छिपा है जो मायावती ने पहले कर दिखाया है। अगर मायावती का कानून व्यवस्था पर लिया गया सख्त फैसला और सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश ने उन्हें एक प्रशासनिक और रणनीतिक नेता बना दिया था, तो उनके चौथे बड़े फैसले ने यह साफ कर दिया कि वे अपने समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में भी किसी से पीछे नहीं है। ये फैसला था SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को और भी सशक्त करने की दिशा में उठाए गए कदम। ये वो समय था जब देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचारों की खबरें बार बार सुर्खियों में थीं और न्याय का भरोसा कमजोर होता जा रहा था। मायावती ने सत्ता में रहते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसी ने भी दलित समाज के किसी भी सदस्य पर अत्याचार किया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या रसूख वाला क्यों न हो। उन्होंने न केवल इस कानून को जमीन पर लागू करवाया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि थाने से लेकर अदालत तक पीड़ित की बात सुनी जाए। कई मामलों में उन्होंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाया। पहली बार ऐसा हुआ कि दलित समुदाय को लगा कि कोई सत्ता में बैठा हुआ नेता केवल चुनाव के समय उन्हें याद नहीं करता, बल्कि उनके दर्द को समझता भी है और न्याय दिलाने के लिए संस्थाओं पर दबाव भी बनाता है। इस फैसले का असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन साथ ही सजाओं की दर में भी सुधार हुआ, क्योंकि अब पुलिस को यह डर था कि अगर उन्होंने अनदेखी की तो मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी कॉल आ सकती है। ये एक संदेश था कि अब दलित समाज दबेगा नहीं, बल्कि कानून उसके साथ खड़ा है। इसी सिलसिले में मायावती का पांचवा बड़ा फैसला, जो उनकी सामाजिक न्याय की सोच को दर्शाता है, वो था आर्थिक रूप से पिछड़े दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विस्तार। ये विषय हमेशा से विवादास्पद रहा है, लेकिन मायावती ने इसे संवैधानिक ढांचे में रखते हुए बहुत संतुलन के साथ उठाया। उन्होंने ये महसूस किया कि समाज में ऐसे कई वर्ग हैं जो दलित या OBC की परिभाषा में आते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई जातियां ऐसी थीं जो आरक्षण सूची में तो थीं, लेकिन उन्हें किसी भी योजना में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। मायावती ने इस असंतुलन को दूर करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अनुसूचित जातियों की उपश्रेणियों को चिन्हित किया ताकि आरक्षण का लाभ उन तक भी पहुंचे जो सबसे ज्यादा वंचित हैं। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया कि आरक्षित वर्गों की सीटें भरी जाएं, बैकलॉग खत्म किया जाए और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने पर विचार हो। उनके इन प्रयासों से ये साफ हो गया कि वे आरक्षण को केवल एक राजनीतिक टूल नहीं मानती, बल्कि इसे सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य उपकरण समझती हैं। यही नहीं, मायावती ने आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर संसद में भी मजबूती से आवाज उठाए और हर बार ये कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन्हें पूरी तरह लागू करना राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। ये सब उस वक्त हो रहा था जब देश में आरक्षण को लेकर बहस तेज थी। कई वर्ग इसका विरोध कर रहे थे, कोर्ट से लेकर संसद तक इसका विरोध हो रहा था, लेकिन मायावती पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ कहा, जो समाज सदियों तक शोषित रहा है उसका हक छीना नहीं जा सकता, और यही बात उनके समर्थकों के दिल में बैठ गई। यही वो फैसले थे जिनसे मायावती एक वोट की नेता नहीं बल्कि विचारधारा की प्रतिनिधि बन गई। आज जब 2027 के चुनाव की चर्चा है और सवाल उठते हैं कि क्या मायावती दोबारा सत्ता में आ सकती हैं, तो जवाब इन फैसलों में छिपा है, क्योंकि ये फैसले दिखाते हैं कि सत्ता में रहकर भी कोई नेता अपने मूल विचार से समझौता किए बिना संविधान के दायरे में रहकर बदलाव ला सकता है।
शायद यही वजह है कि आज भी दलित समाज का बड़ा हिस्सा जब मायावती का नाम सुनता है तो सिर्फ नेता नहीं, भरोसे का चेहरा देखता है। जब कोई नेता सत्ता में रहते हुए बार बार अपनी सोच और प्राथमिकताओं को साफ करता है तो समय उसकी नीयत को परखता है। मायावती ने बार बार यह साबित किया कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज को बदलने के लिए सत्ता को एक माध्यम मानती है। उनका छठा बड़ा फैसला, जो अक्सर चर्चा में नहीं आता लेकिन जिसने लंबे समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दिया, वो था महिलाओं के लिए आरक्षण और अवसरों को सुनिश्चित करने का साहसिक प्रयास। ये उस दौर की बात है जब राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी गिनी चुनी थी और दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी हाशिए पर थी। मायावती ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने न केवल पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लागू किया, बल्कि अपनी पार्टी में भी महिलाओं को टिकट देने की प्रक्रिया शुरू की, खासकर दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं को। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कई बार 20% से अधिक टिकट महिलाओं को दिए और ये उस वक्त का सबसे बड़ा कदम माना गया जब बाकी पार्टियां महिलाओं को केवल प्रतीक मानती थीं। मायावती के लिए ये प्रतीक नहीं बल्कि बदलाव था।